हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज ये जो एक नया सोच आया है, एक नए सीरीज के साथ हम आए हैं, जो कि है एक स्टैटिक जीके को लेकर। जैसा कि पता है, करंट अफेयर्स का जो सीरीज था वो खत्म हो गया था। जो हम लोग 2020 का जो करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे थे वो उसका सीरीज खत्म हो गया है। तो उसी के तौर पे एक हम स्टैटिक जीके को लेकर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक नए अंदाज में। यहाँ पे बिना आपको जो है रटने रटने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आज ये सेट नंबर पहला फर्स्ट सेट है। कुल हम इसमें 30 सेट लेकर आएंगे। इसमें से लगभग आपको बहुत सारे प्रश्नों को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम जो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हैं उनके साथ जो उनके लिए टेस्ट की भी सुविधा की गई है, यानी कि एक सप्ताह होने के बाद पूरे वीक का एक दिन टेस्ट लिया जाएगा संडे को। तो आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखिए, एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो किसके किसके काल में आयोजित की गई थी, उस वक्त कौन से शासक का कार्यकाल चल रहा था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम जैन संगीति कहने का यानी कि जैन धर्म से ये संबंधित है। इससे तात्पर्य यही होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के समर्थक थे। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी 310 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति। इसके अलावा इसमें इस संगीति में दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था जैन धर्म दो वर्गों में, दिगंबर एवं श्वेतांबर। इसी समय 12 अंगों का संपादन भी किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूल स्थूल भद्र। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और वही द्वितीय संगीति की बात करें तो 512 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में, जिसके अध्यक्ष थे देवाश्री थम, वल्लभी में हुई थी। बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है। ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। निम्न में से कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो इसमें शेर शाह के द्वारा नहीं लड़ा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें जो सूरजगढ़ की जो लड़ाई है ये 1536 में लड़ी गई थी। 1536 में किसके बीच? शेर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। शेर मोहम्मद महमूद शाह कहाँ के थे? बंगाल के, जिसको शेर शाह ने हराया था। शेर शाह और महमूद शाह के बीच लड़ा गया था। इसमें शेर शाह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा चौसा की लड़ाई हुई थी 1540 में। 1540 में इसमें भी शेर शाह और हुमायूं के बीच ये लड़ा गया था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह हार गया था। सॉरी, यहाँ पे हुमायूं को हरा दिया गया था शेर शाह के द्वारा। शेर शाह बिहार से बिलोंग करते थे। इसके अलावा बिलग्राम की युद्ध 15 सॉरी चौसा का जो युद्ध था वो 1539 में हुई थी। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। इसमें भी फिर एक बार फिर से शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं हार गया। हुमायूं सॉरी यहाँ पे लिखते हैं शेर शाह जीता। शेर शाह जीता, यहाँ भी जीता और यहाँ भी जीता। ये तीनों में शेर शाह के द्वारा जीता गया। वहीं सामूगढ़ लड़ाई की बात करें तो ये सामूगढ़ जो लड़ाई थी ये शेर शाह से संबंधित नहीं थी। ये उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था शाहजहां के पुत्रों के बीच। ये लड़ा गया था 1658 ईस्वी में।
1658 में सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जो उत्तराधिकारी के लिए ये युद्ध लड़ा गया था शाहजहां के पुत्रों के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इन युद्धों का जो है ना क्रम आपको याद होना चाहिए कि कौन सी युद्ध कब पहले कब हुई थी। जैसे कि सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी 1536 में, चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में। ये तीन जो लड़ाई ऊपर वाला है, ये तीनों शेरशाह के द्वारा लड़ा गया था। पहला जो चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा, दूसरा सूरजगढ़ था और शेरशाह और महमूद शाह के बीच लड़ा गया, और बिलग्राम का युद्ध था शेरशाह और फिर दोबारा से हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखिए, स्थायी जीवन वहीं पे हो सकता है जहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले कृषि की कहाँ शुरुआत हुई, कब हुई थी? 7000 बीसी में, 7000 बीसी में हुई थी, और ये मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। मेहरगढ़ में इसकी शुरुआत हुई थी। अब कृषि की सबसे पहले शुरुआत मेहरगढ़ में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि वहीं पर इससे जीवन का भी स्थायी का प्रमाण मिला, क्योंकि जहाँ पे पूर्ण रूप से स्थायी रूप से कृषि होगी वहीं पर ही जीवन स्थान। ये आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। ये लगभग में हम बता रहे हैं 7000 बीसी में कृषि की शुरुआत हुई थी। मेहरगढ़ वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ये पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता से कौन सी धातु थी जिससे प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसमें तांबा उस वक्त शुरुआत इसकी हो गई थी, चांदी भी हो गई थी और कांसा भी हो गई थी, लेकिन इसकी लोहा की शुरुआत नहीं हुई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा की खोज नहीं हुई थी। लोहा की बात करें तो ये 1000 लोहा की बात करें तो ये 1000 ईस्वी में इसका प्रमाण मिला है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से लोहा की जो शुरुआत हुई थी इसकी कब मिली है? उत्तर वैदिक काल में मिला है 1000 ईस्वी में। अब जैसे कि कांसा के प्रयोग हम ऐसे समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता था। ऐसे जो इसे ताम्र पाषाण भी कहा जाता है। तांबा की जब मिली थी तो इसे ताम्र पाषाण भी कहा गया था, जो इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी? कौन किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सिख गुरु की हत्या की थी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये किसके द्वारा किया गया था? इसको गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के क्रम में औरंगजेब द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और दूसरा जो है वो गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव दूसरे जो गुरु हैं वो अर्जुन देव हैं। अर्जुन देव जिनको किसके द्वारा मारा गया था? जहांगीर के द्वारा इनको मार दिया गया था। जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिए थे, जिसकी वजह से इनको जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। तो कुल मिलाकर मुगल शासक के द्वारा 2 सिख गुरु की हत्या की गई थी, यानी कि फांसी दी गई थी, जिसमें एक गुरु तेग बहादुर जिसको ये इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण इनको फांसी दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई, और गुरु अर्जुन देव जो कि जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के क्रम में इनको सजा दी गई थी। इसमें देखें ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें गुरु तेग बहादुर जो थे उनका ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसके हिसाब से गुरु अर्जुन देव ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया है? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने शाहरुख नाम का एक सिक्का चलाया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये बाबर के द्वारा शाहरुख नामक सिक्का चलाया गया था काबुल में। कहाँ पर ही? काबुल में। काबुल कहाँ है बताइएगा? काबुल है ये अफगानिस्तान में पड़ता है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और शाहरुख का जो सिक्का चला था वो काबुल में चला था और ये बाबर के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा एक और सिक्का चलाया गया था, इसके अलावा एक और सिक्का चलाया गया था, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का चलाया गया था जो जो कि कंधार में था। कंधार में, ये भी आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में है। यानी कि बाबर के, मुगल बादशाह बाबर के द्वारा दो सिक्का जारी किया गया था, चांदी और शाहरुख, एक काबुल में और एक कंधार में। इसके अलावा ये बाबरी चांदी का सिक्का चलाया था। यह सिक्का अपने पूर्वज तथा बाबरी अपने नाम के ऊपर चलाया था। ये जो सिक्का का जो नाम था शाहरुख और चांदी, ये अपने पूर्वज और अपने बाबरी अपने नाम के ऊपर ये सिक्का चलाया था। विभिन्न युद्ध को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये इसमें आपको जो है बताना है कि कौन से युद्ध पहले हुए थे। तो इसके लिए आपको जो है ना पता होना चाहिए कि इसका डेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें इसमें खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध जो 1527 में हुई थी। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुई थी, किसके बीच? बाबर और राणा सागा के बीच में, जिसमें राणा सागा हार गए थे। बाबर इसमें जीत दर्ज किया। फिर उसके बाद हुई थी घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध, जो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ। यहाँ भी बाबर जीता और मोहम्मद लोदी हार गया था। इसके बाद देखें तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में हुआ चौसा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह जीत दर्ज किया था। इसके बाद हुआ 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। अभी हम इसके पहले बात किए थे 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। ये किसके लिए हुआ था? ये तो ये उत्तराधिकारी के लिए लड़ा गया था। शाहजहां के पुत्रों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इस अनुसार आप क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले आपको बी मिलेगा, बी दो सेकंड, ऐसे के लिए देते हैं दो। फिर आपका हो जाएगा 1527 के बाद 29, यानी कि 2 4। फिर हो गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3, और फिर एक हो गया आपका 1। इसके अनुसार क्रम को अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इस तरह से सही होगा। पहले आपका होगा खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध और उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। तो इसके अनुसार आप जो है डेट याद रखेंगे, इसके ताकि आपको क्रम सजाने में आसानी हो। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था? तो ये किसको ये जाना गया है? महबूब ए इलाही किसको कहा गया? ये शेख निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है इस नाम से। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। इसका एक मकबरा है जो पवित्र दरगाह, जो कि इसका माना जाता है दिल्ली में है। इसका जो कालखंड हम देखें तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो कालखंड रहे वो 1236 से 1325 ईस्वी तक इसका कालखंड रहा। इसका एक पवित्र दरगाह है जो कहाँ है? दिल्ली में इसका स्थित है। इसको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया को। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया है? एक समय था जब भारत में काफी अकाल हुआ करता था, अकाल पड़ता था, जिसमें ये अंग्रेजों के समय में था। उस वक्त एक आयोग का गठन किया गया था, स्ट्रेची आयोग। एक स्ट्रेची आयोग तैयार किया गया, ये 1883 में। इसको लाया गया था, 1887 में लाया गया था। उसके बाद फिर इसको 1883 में लागू किया गया। ये स्ट्रेची आयोग की सिफारिश पर भारतीय अकाल संहिता लाया गया था। इसके तहत इसमें कहा गया था कि जो भी आने वाले अकाल जो क्षेत्र है, जो भी सूखा क्षेत्र है या सूखा से ग्रसित क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं, या जहां अकाल आने की संभावनाएं रहती है, उस क्षेत्र का जो है देख रेख करें और वहां पे जाकर अनाज मुहैया कराना था। ये चीज आप याद ध्यान रखेंगे इसको। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके की गई थी? यानी कि AITUC, अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना पहले अधिवेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय की अध्यक्षता की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई थी 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो संस्थापक इसके जो स्थापना किए थे वो एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया था। एन.एम. जोशी के द्वारा इस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में, जिसकी पहली जो थी अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये गरम दल के नेता थे। गरम दल की बात करें तो इसमें भी तीन थे जिसे हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों नरम दल के नेता हुआ करते थे। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें सबसे पहले आपको नाम देखने के लिए मिलेगा नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। 1939 में ही त्रिपुरा संकट के बाद जो अध्यक्ष नेताजी थे जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और कांग्रेस के भीतर ही एक ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना की। तो ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, और किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें से कौन से ऐसे नेता है जिसने भारत का समर्थन नहीं किया था? तो इसमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि तीनों जो थे वो जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पे एक ऑप्शन डी छूट गया है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ सब अनुसार सही होगा। 1942 हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भी 1942 की जो क्रांति लेकिन उसके बाद भी ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 की जो क्रांति हुई, ये सबसे बड़ी क्रांति बनी थी। इसमें गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था और इसी के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत ही एक जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके तहत इसमें जो जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए। बटलर कमेटी 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी जो था जो कब आया था? 1927 में। 1927 में जो बटलर कमेटी आया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सत्ता एवं देसी राज्य के महत्व के बीच इनके बीच जो संबंध है उसको सुधारने के लिए ये एक बटलर कमेटी लाया गया था। 1927 में जब बटलर कमेटी आया था तो उस वक्त भारत में कई सारे देसी रजवाड़े भी हुआ करते थे, जिसके साथ ब्रिटिश सत्ता और देसी रजवाड़ों के बीच में कुछ संबंध जो है अच्छे नहीं थे, दोनों के बीच में काफी जो है मनमुटाव चलता था। इसी को देखते हुए बटलर कमेटी लाया गया और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सत्ता एवं जो देसी रियासतें हैं उनके बीच के जो संबंध है उनको सुधारने की कोशिश किया जाएगा। इसे भारतीय रियासत कमेटी भी कहा जाता है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह जो थे वो केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो ये सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट के बिल के ऊपर ये बम फेंके थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अनुसार सही होगा। इस अब जो है यहाँ पे दोनों देख भी सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और 8 अप्रैल 1929 को
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो दिल्ली की जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल के विपक्ष में के विरोध में ये क्रांतिकारियों के ऊपर बम फेंके थे। लेकिन इनको जो फांसी दिया गया था, वो 1930 में जो फांसी इनको दिया गया था वो सैंडर्स की हत्या के मामले में इनको दिया गया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत का आप जो है ना नक्शा, भारत का यदि आप मैप देखें, भारत की यदि आप मैप देखेंगे तो आपको इससे एहसास होगा कि इसमें जो है ना कितने राज्य हैं जो कि भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से आप जो है ना देखेंगे तो एक का जो है ना आपका गुजरात हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका राजस्थान, और फिर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। ये 3 राज्य हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऊपर जो जम्मू और कश्मीर है वो भी तो होना चाहिए, तो उसके अनुसार तो 5 होना चाहिए, क्योंकि जम्मू भी है और लद्दाख भी है। तो उस देखिए पहले जो था, जो जब जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था तो उसके अनुसार ये 5 राज्य के साथ सीमा साझा करते थे। लेकिन अब वर्तमान में जम्मू जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, और लद्दाख भी एक यूटी है। इसके साथ ही अब जो सीमा साझा होती है वो गुजरात, पंजाब और राजस्थान के साथ, 3 देशों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है, और 2 यूटी के साथ सीमा साझा करता है। तो इसके अनुसार 2 और प्लस 3 कुल मिलाकर 5 हो गए, यदि यूटी और राज्य स्टेट की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात किया गया है, तो इसके अनुसार प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 राज्यों के साथ भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो वायुमंडल में जैसे कि पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियोन, हीलियम। इसके अनुसार जो है बहुत सारे और भी कई सारे गैस मौजूद है। इसके अनुसार आप यहाँ पे प्रश्न में देखेंगे तो पूछ रहा है कि निम्न गैस, यानी कि गैसों की जो मात्रा कम है, जो गैस की मात्रा कम है उसमें आपको बताना है कि, और उनको आपको आरोही क्रम में सजाना है। देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे 78% है। उसके अलावा ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे 20.95 यानी कि लगभग 21% के आसपास है। इसके अलावा ऑर्गन की बात करें तो इसमें 0.93% है। CO2 0.036% है। नियोन की बात करें तो इसमें 0.002% है, और हीलियम की बात करें तो इसमें 0.0005% है। तो देखिए बात यहाँ पे निम्न गैसों की हो रही है, यानी कि ये जो निम्न गैस है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये निम्न गैस में नहीं आते हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, इन दोनों की मात्रा। इसके अलावा यदि देखें तो बाकी जो गैसें हैं इनकी मात्रा सबसे कम है। तो इसमें आपको बताना आरोही क्रम में इनको सजाना है। तो ये इस आंकड़े के अनुसार आप जो है देख सकते हैं कि प्रश्न में ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही है, ऑर्गन, CO2, हीलियम, ऑर्गन, CO2, नियोन और हीलियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन आंकड़ों को आप यदि आपके पास ये आंकड़े यदि आपको पता हो तो आप इस तरह से सजा सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में गलती क्या हो सकता है कि वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो इसके अनुसार आप यदि यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसमें निम्न गैसों की बात की जा रही है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक भी हो सकता है कि आपके अनुसार जो है ना सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होती है। तो आप यहाँ से, और यहाँ पे तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात नहीं किया गया है, लेकिन प्रश्न में कई बार एग्जाम में ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी शामिल कर सकता है, तो उसके अनुसार आप ये भी मार्क दीजिएगा। लेकिन इस अनुसार आप जो है ना प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्न गैसों की यहाँ पे चर्चा की गई है। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान
किस क्रम की चट्टान जो है जो भवन निर्माण हेतु उपयुक्त होता है, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर या सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भारत में जो थे कई जगह होते हैं जो भवन जो बनते हैं वो चूना पत्थर से बनाया जाता है, जिसमें चूना पत्थर या बलुआ पत्थर या सजावटी पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जो भवन निर्माण करने के लिए इन सारी पत्थर जो है वो किस क्रम की चट्टानें हैं, ये सब जो पत्थर है ये किस क्रम की चट्टानें हैं। तो ये विंध्य शैल समूह की चट्टानें हैं। तो विंध्य यानी कि विंध्य से हम याद रख सकते हैं विंध्य पर्वत के समूह में, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में जो भी चट्टानें मिलती है वो ये उस क्षेत्र में की बात की जा रही। तो आप जो है एक बार फिर से हम मैप में देखेंगे, सॉरी, एक बार फिर से यदि हम मैप ध्यान से देखें तो ये हो गया भारत का मैप जो दक्षिण के क्षेत्र में है। एक हम जो है ना एक ऐसे ही एक मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो गुजरात है इसके पास यहाँ पे इसी के थ्रू यहाँ पे जिस तरह से एक पर्वत निकलती है इस ओर से इस तरह से, जिसे विंध्य पर्वत कहा जाता है, विंध्य पर्वत कहा जाता है। तो ये अब इस तरह से आपको मैप में पता होगा तो आपको ये देख रहे हैं कि ये जो है ये किस क्षेत्र में कौन कौन से इलाका में ये पर्वत जो है फैला हुआ है, जिसमें आपको राजस्थान हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सब इतने राज्यों में ये जो विंध्य पर्वत है ये फैला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जब प्रश्न में कह रहा है कि ये विंध्य शैल समूह की चट्टानें हैं तो इस जाहिर सी बात है कि इन सारे राज्यों में इस तरह की चट्टानें मिलेगी। जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस क्रम की चट्टानें हैं जो कि भवन निर्माण करने के लिए चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप जो है ना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन ऐसे पत्थरों का समूह आपको मिल सकता है। ये कौन सी शैल की समूह होती है? विंध्यन शैल की समूह है की चट्टान हो पाई जाती है। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पे असत्य चुनना है। तो पवन एवं दिशा की जो वेग होती है, पवन की जो दिशा और वेग से जो संबंधित है वो कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर एक कह रहा है, ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। पवनों की दिशा एवं वेग एक कोरियोलिस बल के ऊपर जो है ना कार्य करता है, कोरियोलिस बल के ऊपर कार्य करता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ये फेरस के नियम के अनुसार आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो है वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु जो है गतिमान होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पौधों की गति को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक कोरियोलिस बल जो है वो पवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रचलित अपने व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पौधों के रूप में प्रवाहित होता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर सही है। तो इसके अनुसार ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, तो ये नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, यानी कि ये जो पृथ्वी के जो घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और यही कोरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा और वेग में परिवर्तन होता है, दोनों में संबंध होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फेरल के नियम के अनुसार ये कहा जाता है, फेरल का नियम कहता है कि देखिए ये हम जो है ना एक नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट लेते हैं, वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया उत्तरी ध्रुव और इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव। फेरल का नियम ये कहता है कि यदि उत्तरी ध्रुव में यदि यदि ये हो गया पृथ्वी, इसमें डायरेक्शन हम दे देते हैं, यदि फेरल के नियम के अनुसार डायरेक्शन दिया जा रहा है कि ये उस और हवा है, ये इस और हवा है। फेरल के नियम कहता है कि यदि उत्तरी ध्रुव में
फेरल के नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में पवन की जो दिशा है वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है। यानी कि पवन की जो दिशा है, मान लेते हैं कि ये ऊपर की ओर जो है हवा चल रही है, ऊपर की डायरेक्शन है, तो उसके अनुसार देखेंगे तो फेरल के नियम के अनुसार क्या कहता है कि हवा की जो दिशा है वो पवन की दिशा दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। तो इसके अनुसार आप इंडिकेट करेंगे तो देखिएगा तो दाहिनी ओर जो है इधर होता है, दायां जो साइड है वो इधर होगा। तो फेरल के नियम के अनुसार दाहिनी साइड हवा किधर जाएगी, इधर दाहिनी साइड मुड़ेगी। उसी तरह से अगर डायरेक्शन इसमें देखें तो हवा इस ओर मुड़ेगी, यानी कि दाहिना साइड इस ओर होगा। अगर इसमें देखें तो हवा इस ओर मुड़ेगी, हवा इस ओर मुड़ जाएगी। और इसमें देखें तो इसमें हवा इधर ओर मुड़ जाएगी। यानी कि आप देख रहे हैं तो ये जो है ना क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इस ओर से क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है। तो फेरल का नियम यही कहता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में पवन की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी, और इसके अपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में पवन की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉक हो जाएगी, इस तरह से घूमेगी, ये एंटी क्लॉक हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फेरल का नियम क्या कहता है, और इसी अनुसार जो पवन की जो दिशा और वेग है वो कोरियोलिस बल की पवनों की दिशा को भी प्रभावित करता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, क्योंकि इस ऑप्शन में जो है असत्य चुनना था, तो ये असत्य ऑप्शन असत्य दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत की नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये पर्यटक के लिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ये पर्यटक के लिए बेहतरीन माना जाता है। ये गोदावरी इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती कहाँ है? ये गोदावरी की ये सहायक नदी है, सहायक गोदावरी गोदावरी की ये सहायक नदी है इंद्रावती, जिसके ऊपर चित्रकूट जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। यह पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, सॉरी, मावरलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। इंटाकी नेशनल पार्क ये भी नागालैंड में है, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क ये भी मेघालय में है, तो ये ऑप्शन ये भी सब सही है। लेकिन मुरलेन नेशनल पार्क जो है, मुरलेन नेशनल पार्क मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो असम में नहीं है। ये असम में नहीं है, कहाँ है? मेघालय में। असम में नहीं है बल्कि ये मिजोरम में है। मुरलेन नेशनल पार्क ये कहाँ है? मिजोरम में है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये मुरलेन नेशनल पार्क जो है ये असम में नहीं है बल्कि मेघालय में है, मिजोरम में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का जो सर्वाधिक अस्थायी रूप है किसे माना जाता है? तो ये ग्रेफाइट को माना जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा कि ग्रेफाइट ये सबसे अच्छा अपरूप माना जाता है, कार्बन का ये सबसे अच्छा अपरूप माना जाता है ग्रेफाइट। यह कार्बन के क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप हैं। वही कार्बन का जो शुद्ध रूप की बात करें तो इसे हीरा के रूप में जाना जाता है। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वाष्पन जो क्रिया होता है वो किस कारण से होती है और किस कारण से नहीं होती है? तो ये आपको ये आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आयतन अगर बड़ा होगा तो उसके अनुसार क्या वाष्पन की क्रिया होगी, तो ये ऐसा इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, लेकिन क्वथनांक इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। जब क्वथनांक कम होगा, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन अधिक होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक का कम होना, तो हम लिख देते हैं वाष्पन अधिक, वाष्पन अधिक। हम ऊपर से डायरेक्शन दे देते हैं, इसके अनुसार आप समझ जाइएगा कि ये वाष्पन अधिक हो रहा है। जब द्रव का ताप बढ़ेगा, द्रव का ताप अधिक होगा तो वाष्पन भी अधिक होगा। द्रव का ताप यहाँ पे अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया भी क्या होगी? वाष्पन की क्रिया भी अधिक होगी।
ऊपर की ओर अधिक जा रहा है और नीचे की ओर हम देंगे तो वो कम कहलाएगा। इसके अलावा खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन भी तेजी से हो जाएगा। तो जब द्रव के जो कोई खुला पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जब ये तेज होगा तो वाष्पन की क्रिया भी तेज हो जाएगी। तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि वाष्पन की जो क्रिया है वो आयतन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? जब कोई प्रकाश की किरणें आती है या कोलाइडी या निलंबन से ये क्रॉस करेगी तो उसको क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये कौन सी परिघटना कहलाती है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, घर की किसी खिड़की से अगर यदि प्रकाश की जो किरणें आती है उसमें आप देखिएगा कि प्रकाश में जो नए कण उत्पन्न होता है वो टिंडल प्रभाव उसको कहते हैं। वो टिंडल प्रभाव के कारण होता है। या घने जंगल में प्रकाश की जो किरणें आती है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण इसका जो ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। टिंडल प्रभाव जब प्रकाश कोलाइड या निलंबन से क्रॉस करता है, गर्मी के दिन में या ठंड के मौसम में अक्सर खिड़की से या घर के किसी खिड़की से या छोटे छिद्र से या होल से अक्सर जो है सूर्य की किरणें आती है तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए है भार और द्रव्यमान दोनों समान रहेगा, या भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान समान रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें जो है ना आपको भार और द्रव्यमान दोनों, भार बदल जाता है, यहाँ पे शायद छूट गया है, भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका वो 1/6 है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। तो यदि पृथ्वी के ऊपर, यदि अर्थ के ऊपर किसी का वेट यदि 60 kg है तो चांद के ऊपर इसका वजन कितना होगा? 10 kg हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम देखें कि भार में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से देखिए, जब आप अंतरिक्ष में देखे होंगे, जब कोई चांद भी या टीवी वगैरह में देखे होंगे तो वहां पे ग्रेविटेशन कम होने की वजह से हर चीज हवा में उड़ने लगती है। अगर उस हवा में अगर नहीं उड़ती, कब? यदि उसका भार शून्य हो जाता, यदि यदि देखिए, जैसे कि चांद पर जाने पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो आप देखे होंगे कि वो इधर से उधर डोलने लगता है खुद ब खुद, क्योंकि उसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो कम हो जाता है। उसका जो भार होता है वो कम हो जाता है। यदि उसका भार यदि शून्य हो जाता, यदि वेट यदि वेट वेट यदि शून्य हो जाता तो वो वहीं पर स्थिर रहता, लेकिन स्थिर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन जो है वो कम हो गया है, इतना हल्का हो गया है उसका वजन, इतना हल्का वजन हो जाता है कि वो व्यक्ति चांद पे घूमने लगता है, फिर अपने अपने टहलने लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। तो ये थी, इस तरह से हम 25 प्रश्न का डिस्कस किए। तो आज के हम करंट की बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं तो आज का करंट क्या महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। स्मृति ईरानी के द्वारा स्मृति ईरानी ये कौन है? स्मृति ईरानी कौन है? तो ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, जिनके द्वारा कहा गया है कि नवंबर 2020 तक भारत में कुल 9.2 लाख बच्चे जो हैं वो कुपोषित का शिकार हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार हैं। यानी भारत में नवंबर 2020 तक 9.2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि कुपोषण के शिकार हुए हैं। और ये वैसे बच्चे हैं
ये वैसे बच्चे हैं जिसकी एज जो है वो 6 मंथ है, 6 मंथ टू 6 ईयर है। वे ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र जो है 6 महीने से लेकर 6 साल तक की बताई जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ये कुपोषण जो है सबके इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और इसमें हम पूरे 9.2 लाख में यदि बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे आता है यूपी और दूसरे नंबर पे आता है बिहार। जहाँ पे जहाँ पे कुपोषण बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। 9.2 लाख में से यूपी यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और बिहार में दूसरे स्थान पे है, जहाँ के बच्चे कुपोषण का शिकार ज्यादातर होते हैं। इसके अलावा हम अदर स्टेट की बात करें जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, कर्नाटक, केरल और राजस्थान है, ये सब क्रम के अनुसार आते हैं। तो हम बात करते हैं कि यूपी और बिहार में आखिर ऐसा क्या है। देखिए, सबसे बड़ी जो इसका वजह जो माना जाता है कि वो जो है ना एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ की एजुकेशन, बिहार की बात करें या यूपी की बात करें, यहाँ की एजुकेशन काफी खराब की स्थिति चल रही है। इसकी वजह से ये भी एक कारण माना जा सकता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि कुपोषण हम किसे कहेंगे। कुपोषण यानी कि इसका अर्थ जिसे माल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने की वजह से जो है ना लोग बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि अंडरवेट होना, यानी कि एज के अनुसार जो है ना उनका वजन कम होना, एज के अनुसार उनका हाइट कम होना, या हाइट के अनुसार जो है उनका वेट कम होना, ये सब कुपोषण का शिकार को दर्शाता है कि बच्चे कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा कुछ अभियान भी चलाए गए हैं, जिसमें से पोषण अभियान पोषण अभियान जिसमें माल न्यूट्रिशन फ्री करने के लिए 2022 तक बोला गया है। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत भी अभियान चलाया गया, ये 2018 में लॉन्च की गई थी। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम चलाया गया। इसके तहत आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भोजन की भी उपलब्धता कराई गई है, ताकि बच्चे कुपोषण का शिकार न मिले, उनको स्वस्थ पौष्टिक आहार मिल सके। इसके अलावा NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी स्कीम लॉन्च किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत 6,000 महिलाओं की डिलीवरी के लिए, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए 6,000 रुपये दिया जाएगा, डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यही हम बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, ये अशिक्षिता की वजह से, अनएजुकेटेड की वजह से भी होती है। और दूसरी बात ये कि बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। यदि बच्चे को न्यूट्रिशन कब में नहीं मिल पाता है, जब कोई बच्चा गर्भ अवस्था में रहता है, तो उसका जो पोषण होता है वो सिर्फ मदर के द्वारा मिलता है। गर्भ अवस्था में जो बच्चे होते हैं गर्भ अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको जो पोषण मिलता है वो माँ के द्वारा मिलता है। और अशिक्षिता होने की वजह से कई सारे महिलाएं जो है वो इस बात के ऊपर जोर नहीं देते, इस बात के ऊपर ध्यान उतना नहीं केंद्रित कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे बच्चे इस तरह से जो है ना कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि किस तरह से एजुकेटेड कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम उसको फिर से पुनः समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये आज के जो फर्स्ट सेट था स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का आज पहला सेट था। इस तरह से हम कुल इसमें 30 सेट लेकर आएंगे। टोटल 30 सेट होंगे लगभग। आपको जो है बहुत सारे प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेगा। 600-700 प्रश्न हम लोग इसमें से कवर करेंगे। और आने वाले जो पीटी है यूपीएससी के लिए, उसमें काफी सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे आपको जो है लगभग हर प्रश्न से, आप हर सब्जेक्ट से आपको भी देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा थोड़ा जो कर करके लगभग सारे सब्जेक्ट को भी इससे कवर हो जाएगा।
इसके साथ ही जैसे ही 1 सप्ताह तक होगा, फर्स्ट सेट, फर्स्ट टू 7 डेज, ये संडे, क्योंकि संडे को भी जो है ना ये सेट आएगा, तो कुल 7 सेटों का जो है ना एक सेट भी हो जाएगा। जैसे कि सुबह में जो सेट हो जाएगा तो कुल रात में, यानी जो डिस्कशन होता है 8 बजे के बाद, आफ्टर 8 बजे के 8 PM, यहाँ पे फिर टेस्ट भी लिया जाएगा, इसी प्रश्न से होंगे। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप में इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जैसे ही हम जो प्रश्न का आंसर जो बताते हैं, तो आपको जो है ना आंसर की तैयार करना है सेट वाइज, सेट नंबरिंग दे करके। जैसे कि सेट नंबर 1, प्रश्न ए का क्या, ए का बी है, बी का सेकंड का सी है, तीसरा का ए है। इस तरह से आप जो है कि आंसर की तैयार करेंगे सेट बाय सेट, क्योंकि सेट टेस्ट जब होगा, क्योंकि टेस्ट जब होगा तो आपको वहां पे आंसर की नहीं दिया जाएगा, तो वहां आपको खुद से मिलाना होगा। हाँ, डिस्कशन करने की बात अगर वहां पर भी होगी तो हम जरूर डिस्कशन करेंगे, लेकिन से आंसर की नहीं दिया जाएगा, तो आप हम हो सके तो आंसर की जो है तैयार करेंगे। पेन कॉपी एक साथ में रखेंगे, और जैसे जिस तरह से जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे तो आप जो है उसका आंसर की तैयार करते चलेंगे। और ये सेट बाय सेट कुल मिलाकर आपको सप्ताह में 7 आंसर की तैयार करना है, आपको कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, बड़ों छोटे से प्यार करिए, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।